क्लास 12 यूपी बोर्ड के प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का शिवम लेक्चरर में। भूगोल का पेपर है जो यूपी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, पूरा पेपर एकदम अच्छे से आंसर के साथ आपको बताने वाले हैं। सेम ऐसा ही पेपर आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में पूछा जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा। यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ कि आप 70 में 65 प्लस अंक लेकर आओगे। मेरे प्यारे बच्चों, समय 3 घंटे 15 मिनट का होता है और पूर्णांक होता है 70 का। यहाँ पर थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, क्योंकि पेपर हल करने से पहले निर्देश पढ़ना बहुत जरूरी होता है। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न संख्या 1 से 8 बहुविकल्पीय है। प्रश्न संख्या 9 से 16 अति लघु उत्तरीय हैं, जिनका उत्तर आपको 20 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 17 से 22 लघु उत्तरीय है, जिनका उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। तथा प्रश्न संख्या 23 से 24 विस्तृत उत्तरीय प्रश्न हैं, जिनका उत्तर आपको 150 शब्दों में देना है। और प्रश्न संख्या 25 से 26 मानचित्र कार्य है। सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उसके सामने अंकित हैं कि कौन सा प्रश्न कितने अंक का है। तो सभी लोग वीडियो को लाइक करेंगे, चैनल पर नए होंगे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। ठीक है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। प्रश्न नंबर 1 है, मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन निम्न में से किसका है? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। मानव भूगोल मानव समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। यह कथन है मेरे प्यारे बच्चों रैटजेल का। रैटजेल का कथन है, याद रखिएगा, का ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न नंबर 2 है, जनसंख्या अधिक होने के लिए निम्न में से कौन से कारक उत्तरदायी हैं? पहला है, इन स्थानों की जलवायु अनुकूल होती है। बिल्कुल सही। इन स्थानों पर उपजाऊ मृदा जल सुलभ है या जल सुलभ है, तो ये भी सही है। ठीक है, इन स्थानों पर उपजाऊ मृदा तथा जल सुलभ है, तो ये भी सही हो जाएगा। तीसरा है, इन स्थानों पर कृषि उद्योग व्यापार परिवहन तथा संचार की सुविधा उपलब्ध है, ये भी सही हो जाएगा। तो इसका मतलब आपका घ ऑप्शन राइट हो जाएगा, ये सभी। इसके बाद प्रश्न नंबर 3 है मेरे प्यारे बच्चों, पाल स्ट्रीटेन ने विकास के कितने कारणों की पहचान की है? 3, 4, 5, 6। तो पाल स्ट्रीटेन ने विकास के 4 कारणों की पहचान की है। खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 4 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्न प्रदेशों में किसमें विस्तृत वाणिज्य अनाज कृषि नहीं की जाती है? अमेरिका एवं कनाडा के प्रेरी क्षेत्र में इसमें की जाती है। अर्जेंटीना के पंपास क्षेत्र में इसमें भी की जाती है। यूरोपीय स्टीपिज क्षेत्र में इसमें भी की जाती है। पूछ रहा है कहाँ पे नहीं की जाती है, तो अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है। ठीक है, अमेजन बेसिन में नहीं की जाती है। यहाँ पर घने वर्षा जल पाए जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर घने वर्षा जंगल पाए जाते हैं, तो घ ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 है, निम्न में से कौन मानव विकास का प्रमुख घटक है? सतत पोषणीयता बिल्कुल है, उत्पादकता भी है, समता तथा सशक्तिकरण भी है, तो यहाँ पर घ ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद 6 नंबर है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा 10 लाखी नगर नहीं है? अलीगढ़ नहीं है। ठीक है, आगरा, कानपुर, लखनऊ। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार आगरा, कानपुर और लखनऊ में 10 लाख से भी अधिक जनसंख्या पाई गई, इसलिए 10 लाखी नगर हैं। लेकिन अलीगढ़ नहीं है, तो का ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा खनिज नगर है? अंबाला, डिगबोई, कोलकाता, चंडीगढ़। तो डिगबोई सही हो जाएगा। डिगबोई जो है एक खनिज नगर है, खा ऑप्शन राइट हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न नंबर 8 है, भारत के चावल उत्पादक राज्यों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, पंजाब। अगर आरोही क्रम पूछ ले तो पंजाब बताना है, उत्तर प्रदेश बताना है और पश्चिम बंगाल बताना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। उत्तर आपको देना है 20 शब्दों में। कितने शब्दों में? 20 शब्दों में। ठीक है, तो 9 नंबर प्रश्न है, एक उत्तर भारत था एक दक्षिण भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना का नाम लिखिए। तो भाखड़ा नागल उत्तर प्रदेश भारत की तथा नागार्जुन सागर बांध योजना दक्षिण भारत की बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना है। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसके बाद है 10वां नंबर प्रश्न, भारत में कोयले का 97% भाग किस क्षेत्र में पाया जाता है? तो भारत में 97% कोयले का भंडार दामोदर, सोन, महानदी और गोदावरी नदियों की घाटी में पाया जाता है। इसके बाद 11 नंबर प्रश्न है, भारत में नीति आयोग का गठन कब और क्यों हुआ? तो भारत में नीति आयोग का गठन हुआ था 1 जनवरी 2015 को, योजना आयोग के लक्ष्य प्राप्त पर ना पहुंच पाने के कारण। ठीक है,
इसके बाद है 12 नंबर, व्यापार संतुलन से क्या आशय है। तो व्यापार संतुलन वह संबंध है जो कि एक निश्चित अवधि के भीतर आयात निर्यात के मूल्य के बीच होता है। इसके बाद है 13 नंबर प्रश्न, पाइपलाइन परिवहन से लाभ एवं हानि की विवेचना कीजिए। तो पाइपलाइन परिवहन सुगम, कम खर्चीला, सुरक्षित तथा पर्यावरण अनुकूल है। पाइपलाइन बिछाना श्रमसाध्य तथा इसकी क्षमता को बढ़ाना संभव नहीं है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 14 नंबर प्रश्न है, अम्ल वर्षा होने का मुख्य कारण क्या है। तो वायुमंडल में जहरीली गैस, राख तथा कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा का होना अम्ल वर्षा का मुख्य कारण है। इसके बाद है 15 नंबर प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, पार साइबेरियन रेलवे के दो छोरों के स्टेशनों के नाम। तो पहला है सेंट पीटर्सबर्ग, दूसरा है व्लादिवोस्टॉक। ठीक है, याद रखना है। फिर मेरे प्यारे बच्चों 16 नंबर प्रश्न, ओपेक देशों के नाम। ठीक है, ओपेक देश अल्जीरिया, इक्वाडोर, गबन, इंडोनेशिया, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, कतर, सऊदी अरब, संयुक्त अरब अमीरात और वेनेजुएला है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों लघु उत्तरीय प्रश्न है, उत्तर आपको 50 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 4 अंक मिलेंगे। तो मानव भूगोल के सहयोगी 5 अनुशासन लिखिए। तो पहला अनुशासन है सामाजिक भूगोल, कृषि विज्ञान, इतिहास, सैन्य विज्ञान, जननांकी। ठीक है। इसके बाद 18 नंबर प्रश्न है, विश्व में लिंग अनुपात महिलाओं के प्रति अनुकूल है क्यों है, कोई 2 कारण लिखिए। तो जिन प्रदेशों में लैंगिक भेदभाव होता है उसमें लिंगानुपात प्रतिकूल होता है। इसके निम्नलिखित कारण हैं, स्त्री भ्रूण हत्या की प्रथा, स्त्री शिशु हत्या की प्रथा, स्त्रियों के प्रति घरेलू हिंसा, स्त्रियों के सामाजिक आर्थिक स्तर का निम्न होना। इसके बाद है मेरे प्यारे बच्चों 19 नंबर प्रश्न, भारत में किन्हीं 3 खनिज पेटियों के नाम लिखिए। तो भारत में 3 प्रमुख खनिज पेटियों के नाम निम्नलिखित हैं। पहला है छोटा नागपुर खनिज पेटी, इसमें झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल में फैली हुई है। लोहस, कोयला और अमरक के लिए प्रसिद्ध है। धात्विक खनिज पेटी राजस्थान और मध्य प्रदेश में स्थित है। तांबा, जस्ता और सीसा के लिए जानी जाती है। दक्षिणी खनिज पेटी कर्नाटक, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में सोना, बॉक्साइट और लौह अयस्क के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 20 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, चलवासी कृषि की मुख्य विशेषताओं का वर्णन कीजिए। तो चलवासी कृषि यानी झूम कृषि की मुख्य विशेषताएं निम्न है। पहला है यह आदिवासी समुदाय द्वारा वनों में की जाती है। भूमि को साफ करने के लिए वनों को जलाया जाता है। दूसरा है कुछ वर्षों तक खेती के बाद भूमि छोड़ दी जाती है। चौथा है मुख्यतः ज्वार, बाजरा और कंद फसलें उगाई जाती हैं। पांचवा है यह अस्थायी और पारंपरिक कृषि पद्धति है। इसके बाद 21 नंबर प्रश्न है, क्या कह रहा है, विश्व के प्रमुख समुद्री मार्गों का उल्लेख कीजिए। तो विश्व के समुद्री मार्ग निम्नलिखित हैं। पनामा नहर मार्ग, ये अटलांटिक और प्रशांत महासागर को जोड़ता है। सुएज नहर मार्ग यूरोप और दक्षिण एशिया के बीच सबसे छोटा मार्ग है। अटलांटिक महासागर मार्ग यूरोप और अमेरिका को जोड़ता है। केप ऑफ गुड होप मार्ग अफ्रीका के दक्षिणी छोर से होकर गुजरता है। मलक्का जलमड्रू मध्य मार्ग एशिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच व्यापार के लिए महत्वपूर्ण है। इसके बाद में है 22 नंबर प्रश्न, क्या कह रहा है, भारत में साझा संपत्ति संसाधनों की किन्हीं 3 विशेषताओं को स्पष्ट करें। तो भारत में साझा संपत्ति संसाधनों की 3 मुख्य विशेषताएं निम्न हैं। पहला है सामूहिक उपयोग, ये संसाधन किसी एक व्यक्ति के बजाय समुदाय द्वारा साझा किए जाते हैं, जैसे चारागाह, वन और जलाशय। दूसरा है पारंपरिक प्रबंधन, इनका प्रबंधन स्थानीय समुदाय द्वारा नियमों और परंपराओं के अनुसार किया जाता है। तीसरा है अधिकारों की अस्पष्टता, कानून अधिकार स्पष्ट न होने के कारण इन संसाधनों का अत्यधिक दोहन और क्षय होने की संभावना रहती है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है, उत्तर 150 शब्दों में देना है। प्रत्येक उत्तर के लिए आपको 6 अंक मिलेंगे। डेयरी कृषि का क्या महत्व है, इसे नागरीय तथा औद्योगिक केंद्रों के निकट क्यों स्थापित किया जाता है। डेयरी कृषि का महत्व, इसको देख लेते हैं। डेयरी कृषि का महत्व, डेयरी कृषि दुग्ध उत्पादन से जुड़े एक महत्वपूर्ण कृषि प्रणाली है जो पोषण, रोजगार और आर्थिक विकास में योगदान देती है। यह ताज़ा दूध, मक्खन, पनीर, दही, घी आदि उत्पादों की आपूर्ति सुनिश्चित करती है। डेयरी उद्योग कृषि आधारित अर्थव्यवस्था को मजबूती देता है और छोटे किसानों के लिए आय का एक स्थिर स्रोत प्रदान करता है। इसके अलावा यह खाद्य सुरक्षा में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, नगरों और औद्योगिक केंद्रों के निकट स्थापना के कारण, डेयरी कृषि को नगरों और औद्योगिक केंद्रों के पास स्थापित करने के प्रमुख कारण निम्नलिखित हैं। पहला है उच्च मांग, सारे क्षेत्रों में दूध और दुग्ध उत्पादों की अधिक मांग होती है। कमी समय, दूध जल्दी खराब होने वाला उत्पाद है, इसलिए उपभोक्ताओं तक तेजी से पहुंचाना आवश्यक होता है। फिर अगला है आधुनिक प्रसंस्करण सुविधा, उद्योग के पास डेयरी उत्पादों के प्रसंस्करण और वितरण के लिए बेहतर बुनियादी ढांचा होता है।
बाजार की निकटता, इससे परिवहन लागत कम होती है और किसानों को अधिक लाभ मिलता है। इसके बाद अथवा करके इसमें पूछता है, दो करना है, दो रहते हैं, एक आपको करना रहता है, तो ये भी देखते हैं। सड़क परिवहन क्या है, सड़क परिवहन का महत्व बताइए। तो सड़क परिवहन लोगों और सामानों को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने की एक प्रमुख साधन है। यह लचीला, सुलभ और सुविधाजनक परिवहन प्रणाली है जो शहरों, गांवों और दूर दराज के क्षेत्रों को जोड़ती है। सड़क परिवहन का महत्व बहुत अधिक है। यह आर्थिक विकास को बढ़ावा देता है, व्यापार और उद्योगों के लिए आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति सुनिश्चित करता है तथा रोजगार के अवसर प्रदान करता है। आपातकालीन सेवाओं जैसे चिकित्सा, अग्निशामक और पुलिस सहायता के लिए अत्यंत उपयोगी है। इसके अलावा पर्यटन को बढ़ावा देने, सामाजिक संपर्क बढ़ाने और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास में भी इसकी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसके बाद है 24 नंबर प्रश्न, विश्व व्यापार संगठन के आधारभूत कार्य कौन से हैं? विश्व व्यापार संगठन WTO के आधारभूत कार्य निम्नलिखित हैं। पहला है मेरे प्यारे बच्चों, वैश्विक व्यापार नियमों का निर्माण, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार को सुगम और निष्पक्ष बनाने के लिए नियम निर्धारित करना। दूसरा है व्यापार विवादों का निपटारा, सदस्य देशों के बीच व्यापारिक विवादों का समाधान करना। अगला है बहुपक्षीय व्यापार समझौतों को लागू करना, व्यापार से जुड़े समझौतों की निगरानी और कार्यान्वयन सुनिश्चित करना। फिर चौथा है मुक्त व्यापार को प्रोत्साहित करना, व्यापार बाधाओं को कम कर बाजारों तक पहुंच बढ़ाना। इसके बाद पांचवा है विकासशील देशों की सहायता, आर्थिक विकास के लिए तकनीकी सहायता और प्रशिक्षण प्रदान करना। छठा है व्यापार नीति की निगरानी, सदस्य देशों की व्यापार नीतियों की समीक्षा और मूल्यांकन करना। WTO का मुख्य उद्देश्य वैश्विक व्यापार को स्थिर, पारदर्शी और लाभदायक बनाना है। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अथवा करके दिया है, ये भी देख लेते हैं। भारत में श्रमजीवी जनसंख्या के संगठन का वर्णन कीजिए। चलिए देखते हैं इसका उत्तर। भारत में श्रमजीवी जनसंख्या का संगठन विभिन्न सरकारी और गैर सरकारी संस्थानों द्वारा किया जाता है। श्रमिकों के अधिकारों की रक्षा और उनके कल्याण के लिए कई संगठन कार्यरत हैं, जैसे ट्रेड यूनियन, श्रम संघ और सहकारी समितियां। भारतीय मजदूर संघ BMS, अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस और हिंद महा मजदूर सभा प्रमुख श्रमिक संगठन हैं। सरकार ने श्रम कानूनों, न्यूनतम वेतन, सामाजिक सुरक्षा और काम करने की बेहतर परिस्थितियों को सुनिश्चित करने के लिए श्रम संहिता लागू की है। ये संगठन श्रमिकों की मांगों को सरकार और उद्योगपतियों तक पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों 25 नंबर प्रश्न है, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन 5 अंक का होगा मेरे प्यारे बच्चों। यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका आंसर लिखा हुआ है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर यहाँ पर एक मैप दिया रहता है, विश्व के दिए गए रेखा मानचित्रों में निम्नलिखित को उपयुक्त चिन्हों के द्वारा दर्शाइए और उनके नाम लिखिए। ठीक है, तो ये विश्व के दिए हुए हैं, तो इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, तो यहाँ तक वीडियो कंप्लीट हुआ है। धन्यवाद।